ये भाई किसने लिख दिया यार स्क्रीन पे? जिसने भी ये किया उसको रब करो जरा। चलो, आवाज आ रही है प्रॉपर? तो प्रिया बेटा, आप मिटा भी सकती हो अगर बाई मिस्टेक हुआ है ना। तो आप इरेजर लेके उसको यहाँ से इरेज भी कर सकती हो। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। हम लोग सुबह पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हमने चार तरह का प्रोसेस बताया था। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट था और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट थी। अच्छा, एक और प्रोसेस होती है साइक्लिक प्रोसेस। देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई भी सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर रहा है, कोई भी सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर रहा है या एक से ज्यादा प्रोसेस कर रहा है, बट फाइनली वो अपने इनिशियल स्टेट पे लौट आ रहा है, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज when a system undergoes number of different processes, number of different processes but finally returns into its initial state, then process is called cyclic process. Cyclic process। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा कि अगर सिस्टम एक से अधिक प्रोसेस कर रहा हो लेकिन फाइनली वो अपने इनिशियल स्टेट पे लौट आए, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जरा ऐसा समझो, मान लो सिस्टम स्टेट ए पर था, ए से वो स्टेट बी पर गया, बी से वो एक प्रोसेस करके स्टेट सी पे गया, सी से फिर कोई एक प्रोसेस करके स्टेट डी पे गया और डी से फाइनली फिर कहाँ पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। तो ऐसे प्रोसेस को साइकिल, देखो इसने चार प्रोसेस किया है। ए से बी एक प्रोसेस हुआ, बी से सी एक प्रोसेस हुआ, सी से डी एक प्रोसेस हुआ, फिर डी से ए एक प्रोसेस हुआ। तो इनिशियल स्टेट था ए और फाइनल स्टेट भी क्या है, ए। इसका मतलब एक से अधिक प्रोसेस किया बट फाइनली कहां लौट आया, अपनी इनिशियल स्टेट में। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है क्या कि एक से अधिक प्रोसेस करेगा सिस्टम लेकिन फाइनली अपने इनिशियल स्टेट में अगर लौट आए
तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समझा? ओके। लेकिन यहाँ एक एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको ये बताऊं कि सपोज करो तुम अगर ऐसा समझो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। सपोज करो यही मैं पीवी ग्राफ ले लूं। अब मान लो सिस्टम स्टेट ए में था, बहुत ध्यान समझना। ए से बेटा मान लो वो स्टेट बी में गया, ए से वो स्टेट बी में गया और बी से ए में लौट आया। पहले स्टेट ए से कहा गया, स्टेट बी में गया, फिर बी से वापस ए में लौट आया। तो क्या इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस नाम देंगे? नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में खास बात क्या होती है कि नो डाउट सिस्टम प्रोसेस करे, फाइनली अपने इनिशियल स्टेट में लौटे, लेकिन लूप बनना चाहिए, लूप बनना चाहिए। अगर लूप नहीं बना है तो प्रोसेस साइक्लिक नहीं होगा। यहां भी देखो सिस्टम ए से बी में गया, स्टेट ए से स्टेट बी में गया और बी से फिर अपनी इनिशियल स्टेट में लौट आया, बट सेकंड वाला प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहां पे लूप नहीं बना है। ठीक है? कोई भी ग्राफ लेते मैं समझा रहा हूं। मान लो सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में गया, बी से वो सी में गया, सी से फिर ए में आ गया, तो अब ये प्रोसेस साइक्लिक है। अब ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि लूप बन रहा है, लूप बनना चाहिए। ठीक है? अगर लूप नहीं बन रहा है तो फिर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। अब वो लूप सिंपल भी हो सकता है, लूप देखने में खराब भी हो सकता है, बट लूप होना चाहिए। ठीक है? यानी जब सिस्टम एक से अधिक प्रोसेस करे और फाइनली अपने इनिशियल स्टेट में लौट आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि इस प्रोसेस में जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होती है ना, उनका चेंज बेटा जीरो आता है। ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विल बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है? हैशटैग पॉइंट लिख रहा हूं इसको। ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, इन सब का इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल में करेंगे आगे। ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विल बी जीरो। प्रॉपर्टीज विल बी जीरो। अरे यार सिंपल सी बात है बेटा, देख, अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो ये क्या होगा, H2 माइनस H1। अगर मैं इंटरनल एनर्जी निकालूं साइक्लिक प्रोसेस में तो फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1। मैं एंट्रोपी निकालूं बेटा तो S2 माइनस S1। मैं गिब्स फ्री एनर्जी निकालूं तो G2 माइनस G1। अब अगर मान लो सिस्टम का इनिशियल स्टेट ए है तो फाइनल स्टेट भी तो ए ही है ना, क्योंकि फाइनली तो सिस्टम ए पे ही पहुंच गया ना। तो इनिशियल स्टेट भी ए है, फाइनल स्टेट भी है। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो सारी प्रॉपर्टी का जो चेंज आएगा वो तो जीरो होगा ना, वो तो जीरो होगा। इसीलिए स्टेट फंक्शन, जितने भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हैं, उनका जो चेंज होता है साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जीरो आता है। ठीक है? समझ में आया? पता नहीं बेटा आर्यन, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, आपके नाम से कोई और है क्या? समझा सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा कि स्टेट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान
जितनी भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है सब में चेंज क्या होगा, जीरो। भाई मैं पूछूं साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा पी की वैल्यू बताओ तो जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू बताओ तो जीरो, डेल्टा वी की वैल्यू बताओ तो जीरो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हर स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो जीरो आएगी, क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, इसीलिए चेंज जीरो आता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझा? ठीक, चलिए। तो ये साइक्लिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब एक बात यहाँ पे ऐसा भी आप समझिए, कुछ चीजें और आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो अपने पास सिस्टम क्या होता है बेटा। सिस्टम में जब भी बोलूंगा तो मैं आज सुबह बताया था कि आप एक कंटेनर मान मान लेना, जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है और जिसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, इजी मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। हमारे लिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही सिस्टम होता है, और यहाँ पे आइडियल गैस भरी होती है। किसने भैया रेज हैंड किया है? ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास सिस्टम होता है। अब एक बात बताओ बेटा, ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन पे? एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम का। और ये गैस भी तो बेटा, ये गैस भी तो पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। तो जब तक इस पी एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर इक्वल होगा तब तक पिस्टन यहीं पे रहेगा। अब मान लो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो गया, तब तो पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा, यानी हम बोलेंगे गैस एक्सपांड कर गई, गैस एक्सपांड कर गई, गैस का एक्सपेंशन हो गया। अगर गैस का प्रेशर डोमिनेट कर गया एक्सटर्नल प्रेशर पे, तब तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा और गैस एक्सपांड हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बोलूंगा गैस का एक्सपेंशन हो गया। लेकिन अगर पी एक्सटर्नल की वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा है तो पिस्टन धड़ाम से नीचे भी आएगा, और अगर पिस्टन नीचे आएगा यानी गैस का वॉल्यूम कम हो गया, तो हम बोलेंगे गैस कंप्रेस कर गई। समझ में आ रहा है क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं? कि भाई ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे, और गैस भी तो पिस्टन पे कुछ प्रेशर डाल रही होगी। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ प्रेशर ऑफ गैस से, तब क्या होगा, पिस्टन तो नीचे आएगा। तो मैं बोलूंगा गैस का कंप्रेशन हो रहा है, गैस का कंप्रेशन हो रहा है। और अगर गैस का प्रेशर प्री एक्सटर्नल से ज्यादा है तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, हम बोलेंगे गैस का एक्सपांशन हो रहा है, गैस का एक्सपांशन हो रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान समझना। अगर मैं इस आपको अगर मैं यहाँ पे आपको हर प्रोसेस के बारे में बताऊं, बताओ कि ए बी प्रोसेस कैसा है, तो पूरा साइक्लिक। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ए बी प्रोसेस कैसा है, ए बी प्रोसेस कैसा है, तो बताओ जब 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 सिस्टम ए से बी में गया तो देखो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब देखो जब भी कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे वहां पे एक्सपांसन हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। ठीक है, और एक्सपांसन को हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंशन हो रहा है, यानी आप बोल सकते हो कि देखो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपांड कर रही है, यानी ये एक्सपेंशन हो रहा है। ए से बी में क्या चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। ए से बी में देखो जब भी तुमको ऐसा साइन दिखे तो एक्सपांशन, ऐसा साइन दिखे तो कंप्रेशन। ठीक है, चलिए। एक्सपेंशन और कैसा एक्सपेंशन है, क्या बताओ, ये जब एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर क्या कांस्टेंट बना हुआ है क्या? सब लोग देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ठीक है, ए जब सिस्टम ए से बी गया तो ए बी प्रोसेस क्या है, भाई ए से बी जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब गैस गैस एक्सपांड कर रही है। अच्छा सॉरी, ये इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, ऐसा होगा। ठीक है,
तो ए से बी बेटा अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, देखो तो ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका क्वांटिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है, एक्सपेंशन। लेकिन कैसा एक्सपेंशन है, क्योंकि तुम ए से बी जा रहे हो, तो देखो प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब ए से बी इज द आइसोबारिक एक्सपांशन। ए से बी क्या है आपका, आइसोबारिक एक्सपांशन। देखो हम प्रोसेस भी आपको समझा रहे हैं, हम आपको प्रोसेस भी समझा रहे हैं कि कैसा होगा। तो समझ में आया बेटा आइसोबारिक, समझ में आया बेटा आइसोबारिक एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन को अपन लोग हीटिंग भी बोल सकते हैं। जब गैस एक्सपांड होती है तो इसको हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो जरा बी और सी प्रोसेस बताओ। बी और सी, देखो जब प्रोसेस बी और सी हुआ, देखो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी और सी में देखो वॉल्यूम लगातार कांस्टेंट बन रहा है, तो कैसी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। लेकिन और हो क्या रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी घट रही है, तो आइसोकोरिक कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन इसको बोलते हैं कूलिंग। कंप्रेशन को आप कूलिंग भी बोल सकते हो, कूलिंग। ठीक है, चलिए अब जरा सी से डी चलिए। सी से डी कौन सी प्रोसेस है, सी से डी कौन सी प्रोसेस है। देखो जब तुम सी से डी चल रहे हो तो वॉल्यूम लगातार घट रहा है, घट रहा है, पक्का कंप्रेशन है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम लगातार घट रहा है सी से डी में, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन है। वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन का मतलब हो रही है। ठीक है, और डी से ए चलिए, डी से ए, डी से ए में देखिए फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है। डी से ए प्रोसेस में फिर से वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और हो क्या रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब हीटिंग हो रही है। समझ में आया क्या। और इसका मतलब देखो ए से बी में एक्सपेंशन यानी हीटिंग, बी से सी में कंप्रेशन यानी कूलिंग, सी से डी में फिर से कूलिंग, और डी से ए में हीटिंग हो रही है। ठीक है, एक्सपेंशन समझ में आया। और ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन ग्राफ देके जेई एडवांस में पूछा जा चुका है कि हीटिंग कूलिंग कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि कैसे ग्राफ को एनालाइज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए, आई होप इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई आपको। साइक्लिक प्रोसेस में हमने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। अब आता है बेटा एक, पता कैसे चल रहा है कि वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट है। बेटा पता कैसे चल रहा है, आंखों से देख के पता चल रहा है। अगर आंखें हैं तो पता चलना चाहिए, ग्राफ देखना आना चाहिए। ठीक है, कैसे नहीं पता चल रहा है तुमको ये बताओ। ठीक है, अरे ए से बी देखो भाई, तुम तो क्या पढ़ते हो यार एकदम।
ए से बी तुम जा रहे हो तो इस पे लगातार प्रेशर, यहाँ पे देखो ना कांस्टेंट बना हुआ है, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक हुआ कि नहीं। बी से सी आ रहे हो तो इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक नहीं हुआ। इधर से इधर जा रहे हो जब, तो फिर से देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक नहीं हुआ। इधर से इधर जा रहे हो, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है इस लाइन पे, तो आइसोकोरिक नहीं हुआ। यार एकदम आसान तो है यार, क्या तुम लोग क्या करोगे अपनी लाइफ में, तुम लोग ग्राफ नहीं समझ पा रहे हो। जब तक मुझसे सुन नहीं लोगे ना तब तक तुम लोग को नहीं समझ में आता। जब मैं सुना देता हूँ तुम लोग को तो बराबर समझ में आ जाता है, हाँ ठीक है। बोलते होगे कोई भी चीज कायदे से कभी नहीं बताते हैं, पहले सुना देते हैं फिर ही बताते हैं ये। चलो, उससे याद रख के बताऊंगा ना, गधे हो, ये नहीं समझता, तुमको फिर बराबर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बुरा मत माना करो, समझा करो। अगर जिसको डांटता हूं उसी का सिलेक्शन होता है, ये भी जान जाओ। जो डांट खा जाएगा मुझसे, मार खा जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं बेटा, एक अजीब सा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जरा इसको समझिएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस आपको सबसे कम समझ में आता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं बेटा, तो कुछ ऐसा समझो बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास समझो एक हॉट टी है, गर्म चाय की प्याली है, जिसका टेम्परेचर मान लो 75 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, ये चाय थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी हो गई, रूम टेम्परेचर पे आ गई, और इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। आर्यन को क्या डाउट है? डाउट है? ये WTC क्या है भैया? अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट। ये है कौन आर्यन करके लड़का भाई? इसको टेस्ट क्रिकेट देखना है? कौन है भाई आर्यन? एक आर्यन सांगले है, ये अपने क्लास का स्टूडेंट है क्या? आर्यन सांगले अपने क्लास का स्टूडेंट नहीं है? नो, तो इनको बाहर करो। इनको वर्ल्ड क्रिकेट देखना है। तो ये मैडम मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। ये आर्यन करके जो लड़का है, इसको आप मीटिंग से बाहर कर दो। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, मोनी मैम। ये फालतू लोगों को लेक्चर में नहीं लेने का। मैं आपको होस्ट कर देता हूँ मैडम, आप देखो जरा इसको। ये फालतू लोग मेरे लेक्चर में नहीं आने चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो लेफ्ट हो गया तो अच्छी बात है बेटा, वो यही करने आया ही था, बेवकूफ है, जाने दो।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि जैसे मान लो मैं बोला कि मेरे पास एक गर्म चाय की प्याली हो, वो 75 डिग्री सेल्सियस पे काफी गर्म है, वो बेटा अपने आप ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पे आ गई 25। एक बात बताओ, मेरा दिल करे कि मुझे फिर से इसको 75 पे पहुंचाना, तो मैं आराम से पहुंचा सकता हूँ। गैस पे चढ़ाऊंगा चाय को और गर्म करता करता मैं 75 पे लेके फिर से चला जाऊंगा। और मेरा मन है मैं 75 नहीं, मैं 50 डिग्री सेल्सियस वाली चाय पीना चाहता हूँ, तो मैं 50 वाली भी पी सकता हूँ, 60 वाली भी पी सकता हूँ, 70 वाली भी पी सकता हूँ। मतलब फिर से मैं 75 पे पहुंच जाऊंगा, फिर से मैं 75 पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जहां हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी है आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहां हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, तुम 2 सीढ़ी चढ़े, तुम चाहो 2 सीढ़ी पीछे भी आ सकते हो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हर स्टेप में पीछे। भाई 75 डिग्री सेल्सियस की गर्म चाय थी, ठंडी होके 25 पे आ गई, अब मैं चाहूं इस चाय को गर्म करता हुआ जाऊं और फिर से 75 पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी है, 25 से फिर 75 पहुंच गया, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जहां हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी होती है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस। इन रिवर्सिबल का मतलब क्या, जैसे मैं बोलूं तुम्हारे पास 500 रुपए के 5 नोट हैं, 500 रुपए के 5 नोट हैं, तुमने माचिस से इन नोटों को जला डाला, अब ये बन गया क्या, राख बन गई। अब मैं बोलूं उस राख से 500 के नोट बनाओ, क्या बना सकते हो। तुमने नोट को जला डाला, ठीक है, जितने भी नोट तुम्हारे पास थी। अब मैं बोलूं कि भैया फिर से इसको बनाओ, तो आप अब आप उस नोट को बना नहीं सकते, इसका वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, राज बेटा जो मैं समझा रहा हूं पहले समझने का प्रयास करो, अभी मैं डेफिनेशन भी दूंगा तो समझ लेना। ठीक है, अभी जो मैं फील देना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ बेटे पहले समझो, डिफाइन भी करूंगा और बहुत कायदे से डिफाइन करूंगा, पहले एक बेसिक समझ लो बेटा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तभी जब मैं अभी आपको गैस वाला एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। अभी डायरेक्ट अगर मैं सोचो, चलो मैं तुमको डेफिनेशन दे देता हूँ ना, तुम खुद ही बताना तुमको कुछ समझ में आया क्या। राज राज को डेफिनेशन चाहिए, तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, राज बताना तुम समझ गए क्या। रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन है, रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस वेयर ड्राइविंग फोर्स is slightly larger than opposing force. This is called reversible process. Irreversible process are those where driving force is much larger than opposing force. It is an irreversible process. आ गया समझ में। आ गया हो तो टॉपिक फिर आगे बढ़ा देता हूं, अब हो गया, डेफिनेशन दे दिया मैंने। तुम लोग क्या चाहते हो, इसी तरह पढ़ाऊं मैं। अरे जो तुमको मैं डेफिनेशन दूंगा ना बेटा, पहले उसकी फील तो लो यार, समझ में तो आए वो चीज। तुम लोग डेफिनेशन डेफिनेशन क्या करते रहते हो, क्या उखाड़ लोगे डेफिनेशन से। अभी डेफिनेशन भी दे दूंगा, कुछ समझ में आ तो दे तो दिया डेफिनेशन, कुछ समझ में आ गया क्या। कहो तो मैं डिफरेंस भी लिखा के रख देता हूँ, रिवर्सिबल इन डिफरेंस दे देता हूँ, जाओ टॉपिक को। अब तुम लोग मुझे बताते हो मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। मैं बार बार बोलता हूँ मेरे टॉपिक को पहले कंप्लीट होने दिया करो यार, उसके बाद मुझे डिस्टर्ब किया करो कि हाँ तुमको नहीं समझा, समझा ये और बताओ, नहीं बताओ। अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया, मुझे आप ऑर्डर दे रहे हो डेफिनेशन बताओ रिवर्सिबल इन। जो डेफिनेशन तुमने 11th में पढ़ा ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो यहाँ नहीं चलेगी, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। ये अलग टाइप का है, मैं पहले बताया, आराम से समझो, मुझे डिस्टर्ब मत करो बस। और ज्यादा आता है तो बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इत्मीनान से पढ़ाने दिया करो यार बस, ठीक है, मुझे इरिटेट मत किया करो तुम लोग। ये बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट हो गए हो तो बताओ तुम लोग। मैं खुद समझा रहा हूँ, एक एक चीज को खुद ही समझाता हूँ, एक एक चीज को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद भी तुम लोग को ये बताओ वो बताओ, हमारा वाइवा ले रहे हो तुम लोग। इतना ज्यादा आता है तो लेक्चर में मत बैठा करो मेरे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं कि जहां पे हर स्टेप में आपको पीछे लौटने की आजादी हो, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। इन रिवर्सिबल जहां पे आप पीछे लौट ही ना सको,
ठीक है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब इसको मैं अपने थर्मोडायनेमिक्स में लगाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं पहले ही बोला बड़ा अजीब सा टॉपिक है, दिमाग लगाइएगा जो मैं समझा रहा हूं बस। मेरे पास बेटा मान लो एक कंटेनर है, अपने पास तो पता है सिस्टम तो यही होगा। एक कंटेनर है, जिसमें आइडियल गैस भरी है, जिसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को यही समझना। और एक बार अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। आइडियल गैस भरी है। एक मैं इधर भी ऐसा सेम प्रोसेस लेता हूं। यहां भी आइडियल गैस भरी है, पिस्टन लगा हुआ है। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। अपने को टास्क मिला है कि इस गैस को कंप्रेस करना है। बहुत ध्यान समझना, आराम से एकदम फोकस होके। अपने को जो टास्क मिला है ना, वो ये मिला है कि इस गैस को कंप्रेस करना है। तो गैस कंप्रेस कैसे होगी? जब पिस्टन नीचे जाएगा, यानी वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो हमने देखो, पहले आपको समझाता हूं मैं इरिवर्सिबल। हमको हमको गैस को कंप्रेस करना है। हमने क्या किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ 1 किलोग्राम का वेट रख दिया। डायरेक्ट 1 किलोग्राम का एक वेट रख दिया। तो क्या होगा बेटा, धड़ाम से पिस्टन नीचे जाएगा एक ही स्टेप में। 1 किलोग्राम का वेट लग दिया तो पिस्टन यहां पहुंच गया तुरंत। ठीक है, एक स्टेप में यहां पीछे पहुंच गया। 1 किलोग्राम का हमने वेट रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आप बताओ। यहाँ पे आपको पीछे लौटने की आवाज आती नहीं है। अब तुम सोचो कि चलो मैं भाई 1 किलो का वेट हटा लूं और पिस्टन को यहां रोक दूं, यहां रोक दूं। क्या ये पॉसिबल है क्या? भाई तुमने 1 किलोग्राम का एक कांस्टेंट वेट रखा, धड़ाम से पिस्टन नीचे आया। अब तुम सोचो कि चलो मैं पिस्टन को हटाऊं और मैं अपने सॉरी वेट को हटा के पिस्टन को यहां रोक लूं, यहां रोक लूं, यहां रोक लूं। तुम नहीं रोक सकते। अगर तुम अब वेट को हटाओगे, सीधे पिस्टन यहीं पे आके रुकेगा। अब बीच में आप कहीं नहीं उसको रोक सकते। ठीक है। जब अब बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे क्या किया तुमने, जो ड्राइविंग फोर्स लगाया वो अपोजिंग फोर्स क्या है? देखो, गैस का प्रेशर जो है वो पिस्टन को नीचे आने से रोक रही है। गैस ऊपर प्रेशर लगा रही है, गैस जो है पिस्टन पे ऊपर प्रेशर लगा रही है। वो नहीं चाह रही पिस्टन नीचे आए, लेकिन तुमने ऊपर इतना ज्यादा अचानक से वेट रख दिया कि गैस के प्रेशर से तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर डोमिनेट हो गया और तुम्हारा पिस्टन धड़ाम से एक ही स्टेप में नीचे आ गया। फटाक से तुम्हारी गैस कंप्रेस हो गई। और अब तुम चाहो कि मैं वेट को हटा के पिस्टन को इसकी इनिशियल पोजीशन जहां थी उसके पहले कहीं रोक लूं, तो ये इम्पॉसिबल सी घटना होगी। अब अगर तुम वेट को हटाओगे तो फिर से पिस्टन वहीं पे जाके रुकेगा जहां पे वो पहले था। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यानी यहां पे आपको पीछे लौटने की आजादी नहीं है। पीछे तुम एक ही जगह लौट सकते हो कि एक बार पूरा पिस्टन हटाया तो कहीं हर स्टेप में पीछे नहीं भाई लौटोगे। अब जरा रिवर्सिबल में देखो, रिवर्सिबल क्या है। यहां पे भी मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना आपने। यहां को भी मैं गैस गैस को कंप्रेस ही कर रहा हूं, बट मेरा तरीका जरा देखना क्या है। हमने एक हॉपर लगा लिया और यहाँ पे रेत के पार्टिकल्स रख लिए। हमने सैंड पार्टिकल्स यहाँ ले लिए। अब मैं एक सैंड पार्टिकल गिरा रहा हूं, फिर दूसरा सैंड पार्टिकल गिरा रहा हूं, फिर तीसरा सैंड पार्टिकल। भाई यहाँ क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर तुम लगा रहे हो, कौन सा? रेत के पार्टिकल गिरा रहे हो। और गैस अपोज कर रही है, गैस पिस्टन पे ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो जब तक रेत का पार्टिकल का प्रेशर कुल मिला के मान लो 2 पार्टिकल गिरा, 4 पार्टिकल गिरा, 5 पार्टिकल गिरा, एक ऐसा समय आएगा जब रेत के पार्टिकल का टोटल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो पिस्टन थोड़ा सा मूव करके नीचे आएगा। पिस्टन थोड़ा सा मूव करके कहां आएगा?
नीचे आएगा। और तुम चाहो जब पिस्टन यहाँ पे आया, अब मान लो यहाँ पे 20 रेत के पार्टिकल गिरे तो पिस्टन यहाँ पे आ गया। अब तुम इसी 20 रेत के पार्टिकल को इस पिस्टन से साफ कर दो तो फिर से पिस्टन यहीं पहुंच जाएगा, यानी अपने प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी पीछे लौटने की आजादी है। तो समझो जब 20 सैंड के पार्टिकल गिरे तो पिस्टन यहाँ आया, ठीक है। अब तुमने और एक्स्ट्रा 10 गिरा दिया तो मान लो पिस्टन यहां आ गया। अब तुम चाहो कि पिस्टन को यहां ले आओ तो भैया एक्स्ट्रा 10 हटा लो तो पिस्टन फिर से यहां आ जाएगा, फिर वो 20 हटा लो तो पिस्टन फिर से यहां आ जाएगा, यानी हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए पहले आप समझिए, मैं बताता हूं। साइक्लिक प्रोसेस जो होती है बेटा, ऐसा नहीं बोलूंगा, रिवर्सिबल ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका मतलब रिवर्सिबल है, कि प्रोसेस भी रिवर्सिबल हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से मेरी बात समझो, फिर से मेरी बात समझो। हमारे पास बेटा एक सैंड पार्टिकल्स अगर इन नहीं बेटा, सैंड पार्टिकल इनरिवर्सिबल कैसे हो सकता है बेटा? सैंड पार्टिकल का वेट ही कितना होता है, बहुत कम वेट होता है ना सैंड पार्टिकल का। तो 2 गिरा, 4 गिरा, 5 गिरा, तब जाके थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया, ठीक है। फिर और वो शायद आपको दिखाई भी ना दे, ऐसा लगे कि यार ये तो लग रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। भाई सैंड पार्टिकल का वेट भी कितना होता है, बट कुछ ना कुछ तो वेट होता ही है। बेटा अभी मैं होस्ट नहीं हूं, अब ये मोहनी मैम देख रही है कौन आर्यन है, मैंने निकाला ही नहीं है, मैं किसी को नहीं मीटिंग से निकाला हूं, मोहनी मैम देख रही है, मैं होस्ट इस समय बेटा नहीं हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, आप लोग बस टॉपिक पे ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सुन। पिस्टन को मुझे क्या करना है, नीचे लाना है। मेरे पास दो तरीके हैं बेटा पिस्टन को नीचे लाने, या तो मैं, एक बार समझो, सपोज करो मैंने पिस्टन पे एक ब्रिक्स, एक ईंट रख दिया, ईंट का टुकड़ा रख दिया डायरेक्ट, तो ईंट के टुकड़े का वजन ज्यादा है, डायरेक्ट पिस्टन बेटा नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट पिस्टन नीचे आ जाएगा, बीच में वो कहीं नहीं रुकेगा, डायरेक्ट पिस्टन नीचे आ जाएगा। और अगर मैं ईंट को हटाऊंगा फिर से पिस्टन वहीं पहुंचेगा जहां था, और बीच में आप कहीं भी पिस्टन को नहीं रोक सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं इनरिवर्सिबल, क्योंकि पीछे लौटने की आजादी आपको नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल में मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने मान लो एक दो सैंड पार्टिकल गिराया, 4 सैंड पार्टिकल गिराया, 10 गिराया, 10 गिरने के बाद थोड़ा सा पिस्टन नीचे खिसका, तो अगर तुम उस 10 पार्टिकल को हटा लोगे फिर से पिस्टन यहीं आएगा। तो मान लो 10 पार्टिकल गिरने के बाद, जरा समझो, यही समझना बहुत जरूरी है। यहां आपने कांस्टेंट प्रेशर नहीं लगाया, यहां पे आप प्रेशर वेरी कर रहे हो पिस्टन के ऊपर। कैसे? पहले आपने क्या करा, 10 पार्टिकल गिराए, 10 पार्टिकल गिराए, तो मान लो पिस्टन यहां आया, अब इसकी नई पोजीशन ये बन गई, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो मैं आपको इतना बना के दिखा रहा हूं। अब अगर तुम यहां से 10 पार्टिकल हटा लो फिर से पिस्टन यहां आ जाएगा। अब तुम एक्स्ट्रा 10 गिराए तो मान लो पिस्टन और यहां पे आया, अब तुम उस एक्स्ट्रा 10 को हटा लोगे फिर से पिस्टन यहां आ जाएगा। यानी हर स्टेप में तुम पीछे लौट सकते हो, हर स्टेप में पीछे लौटने की आजादी है। लेकिन यहां पे एक ईंट तुमने रखा, धड़ाम से पिस्टन नीचे आया, अब तुम अगर ईंट उठाओगे तो बीच में कहीं पिस्टन नहीं रुकेगा, सीधे अपनी इनिशियल पोजीशन पे रुकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एक बात समझो। इन रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या है बेटा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस में तुमने एक ईंट रख दी, ईंट का मास क्या है बेटा, पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है। ईंट का मास पूरे, मान लो ये जो ईंट रखा है ये 1 किलो का है, ये 1 किलो का ईंट है। इसका मतलब भैया ऐसा तो है नहीं कि जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो हो सकता है जो ईंट का वेट है 1 किलो से 700 ग्राम हो जाए, फिर 500 ग्राम हो जाए, फिर 200 ग्राम हो जाए, फिर 100 ग्राम की ईंट हो जाए। बेटा ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब मास तो ईंट का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पिस्टन के ऊपर जो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया है 1 किलो का मास रख के, वो कांस्टेंट प्रेशर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैंने,
दिमाग में चिपका लेना, ठीक है, कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि तुमने जो ईंट रखी है वो 1 किलो की है, तो उसका मास पूरे प्रोसेस के दौरान नहीं बदलेगा। अरे ऋतिक बेटा, सैंड पार्टिकल को तुम, सैंड पार्टिकल का वेट क्या, अच्छा बताओ, सैंड पार्टिकल का वेट ही कितना होता है यार? 10 सैंड पार्टिकल मिलके भी क्या उतना, और सोचो 10 सैंड पार्टिकल में से अगर तुम 5 को हटाओगे बेटा, सपोज करो तुमने 20 सैंड पार्टिकल गिरा दिया ऋतिका, तुमने 20 सैंड पार्टिकल गिरा दिया, तो अगर तुम जब 5 सैंड पार्टिकल को हटाओगे तो बताओ जहां से पिस्टन आया था क्या वहां पहुंचेगा या उसके पहले ही रुक जाएगा? तुमने 20 सैंड पार्टिकल गिराया और 20 में से तुम क्या करो, केवल 5 सैंड पार्टिकल को उठा लो, तो क्या पिस्टन जहां था वहां पहुंचेगा, उससे पहले रुक जाएगा? लेकिन जब 1 किलो की ईंट को तुम उठाओगे तो पिस्टन जहां से नीचे आया था एग्जैक्ट वहीं पहुंच जाएगा। बात को समझ ही नहीं पा रहे हो इसका मतलब? समझा अभी? प्रेशर हैवी है इनरिवर्सिबल का, यस, वेरी गुड, ठीक है। इनरिवर्सिबल में आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया है, ठीक है, एक कांस्टेंट प्रेशर लगाया है आपने। प्रेशर आपका इनरिवर्सिबल में क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ठीक है। और रिवर्सिबल में क्या है? रिवर्सिबल में तुम्हारा ध्यान दो, एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारा वेरिएबल है। क्यों? कभी तुम 10 पार्टिकल गिरा रहे हो, कभी 5 गिरा रहे हो, कभी और 5 गिरा के 20 कर रहे हो, कभी 30 कर रहे हो, कभी 40 कर रहे हो। तो आपका क्या है, पार्टिकल जो है, कभी 5 पार्टिकल गिराया, कभी 10 गिराया, कभी 15 गिराया, कभी 20 गिराया, तो तुम्हारा जो एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन पे लग रहा है वो वेरिएबल होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं यार? इन रिवर्सिबल में तुमने डायरेक्ट 1 किलो का वेट रख दिया, पिस्टन धड़ाम से नीचे आ गया, ठीक है, एक कांस्टेंट वेट रख दिया, यानी तुमने पिस्टन पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। इसीलिए इन रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि रिवर्सिबल में तुम पिस्टन पे अलग अलग प्रेशर डाल रहे हो, कभी 5 पार्टिकल गिरा रहे हो, कभी 10 पार्टिकल गिरा रहे हो, कभी 15 गिरा रहे हो, कभी 20 पार्टिकल गिरा रहे हो, तो बार बार पिस्टन को अलग अलग प्रेशर महसूस हो रहा है। इसका मतलब पी एक्सटर्नल आपका वेरिएबल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। इन रिवर्स, यस बेटा अभिषेक, इन रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं रहता, बट रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आती है। तुमको ऐसा लगेगा हर समय पिस्टन वहीं पे है, जब तक बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं गिरा दोगे सैंड का, तब तक तुम्हें लगेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है रिवर्सिबल में। भाई 2 4 10 गिराओगे तो पिस्टन हिलेगा भी नहीं। भाई सैंड पार्टिकल का वेट ही कितना होता है, जब अच्छा खासा सैंड पार्टिकल गिर जाएगा तब आपको लगेगा कुछ, आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 10 पार्टिकल गिरेगा तो पिस्टन मूव नहीं हुआ होगा, पिस्टन मूव हुआ होगा, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना कम मूव हुआ होगा। इसीलिए रिवर्सिबल में आपको ऐसा लगेगा कि हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन है, जबकि इन रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल पोजीशन पे होगी और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इक्विलिब्रियम आएगी, बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम आपको दिखाई भी नहीं देगी। समझ में आया? चलिए, तो काम काम की बात सुन लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप लोग, काम काम की बात सुन लो, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस तुम्हारे सामने आ जाए, रिवर्सिबल, तो तुरंत तुम, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम तुरंत याद कर लेना कि सैंड पार्टिकल सर ने गिराया था, इसका मतलब कभी 10 पार्टिकल गिराया था, फिर 5 और गिराया था, फिर 10 और गिराया था, तो लगातार पिस्टन पे अलग अलग प्रेशर जनरेट कर रहे थे। इसका मतलब पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है रिवर्सिबल में। जबकि इन रिवर्सिबल में सर ने सीधे सीधे 1 किलो की एक ईंट रख दी थी पिस्टन के ऊपर, जिससे मास कांस्टेंट था, तो तुरंत पिस्टन नीचे आ गया था। इसका मतलब पी एक्सटर्नल तो लगातार कांस्टेंट बना हुआ है इन रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बताओ आगे बढ़ो। समझा? चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि डेफिनेशन वाला पार्ट, कि भाई
एक चीज तो तुमने कंफर्म कर लिया, पी एक्सटर्नल वेरिएबल है और पी एक्सटर्नल यहाँ पे कांस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख दिया मैंने, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है कहां पे, इरिवर्सिबल में, और पी एक्सटर्नल वेरिएबल कहां होता है, रिवर्सिबल में। दूसरा पॉइंट, अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं जो बुक में लिखी रहती है उसको सुन लो। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली लार्जर देन अपोजिंग फोर्स। बेटा ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो तुम पिस्टन को नीचे गिराने के लिए जो पार्टिकल गिरा रहे हो, ये ड्राइविंग फोर्स है। ये ड्राइविंग, अपोजिंग फोर्स क्या है, जो ये गैस जो अंदर भरी है, ये भी तो पिस्टन पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, जिससे कि पिस्टन नीचे ना आए। भाई ये गैस भी तो प्रेशर डाल रही है पिस्टन पे ऊपर की तरफ, और आप सैंड पार्टिकल से भी क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो पिस्टन पे। तो ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पिस्टन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब गैस के प्रेशर और तुम्हारे प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हारा प्रेशर गैस के प्रेशर से बहुत ज्यादा डिफरेंस में होता तो अच्छा खासा तुमको डिस्प्लेसमेंट नजर आता। मेरी बात समझिएगा, फील लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली लार्जर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है, पिस्टन का नीचे आना, सैंड पार्टिकल का गिरना जिससे पिस्टन नीचे है। अपोजिंग फोर्स क्या है, जो आइडियल गैस पिस्टन पे फोर्स लगा रही है, और क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो है वो बहुत ही कम बड़ा है अपोजिंग फोर्स से, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पिस्टन में नजर नहीं आ रहा है। एंड दिस इज द मस्ट कंडीशन टू बी प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। समझा? यानी ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली लार्जर देन अपोजिंग फोर्स, दिस इज द मस्ट कंडीशन टू द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन होती है ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली लार्जर होनी चाहिए, किससे, अपोजिंग फोर्स से। अगर तुमने ड्राइविंग फोर्स को अपोजिंग फोर्स से काफी ज्यादा, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा लगा दिया, अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा ड्राइविंग फोर्स लगा दिया, तब तो पिस्टन धड़ाम से नीचे आ जाएगा, तब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगी। तो इनरिवर्सिबल के लिए क्या पॉइंट होगा, ड्राइविंग फोर्स इज अ मच लार्जर देन अपोजिंग फोर्स। देखो अपोजिंग फोर्स क्या था, गैस प्रेशर लगा रही थी पिस्टन के ऊपर की तरफ कि पिस्टन नीचे ना आए, लेकिन तुमने अच्छा खासा मास रख दिया पिस्टन के ऊपर, अच्छा खासा मास रख दिया जिससे पिस्टन धड़ाम से नीचे आ गया। इसका मतलब तुमने ड्राइविंग फोर्स दबा के लगा दिया, तो ड्राइविंग फोर्स तुम्हारे अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमको धड़ाम से पिस्टन नीचे आता दिखा और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिखा। समझ में आया? समझा? ठीक है, अब जाके तुमको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी सीधे मैं डेफिनेशन बोल देता तो खाक तुमको समझ में आया था क्या, कि क्या है ड्राइविंग फोर्स, क्या है अपोजिंग फोर्स। अब बराबर तुमको समझ में आ गया डेफिनेशन, ठीक है। तो एक पढ़ाने का बेटा तरीका होता है, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। बाकी सिर्फ ऐसे डेफिनेशन लिखा के छोड़ दूंगा तो कुछ समझ थोड़ी आएगा। अब तुमको विधिवत समझ में आ गया होगा, हाँ यार ड्राइविंग फोर्स का मतलब पिस्टन का नीचे जाना, अपोजिंग फोर्स का मतलब जो गैस पिस्टन पे लगा रही है फोर्स ऊपर की तरफ कि पिस्टन नीचे ना आए। तो भाई रिवर्सिबल में तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्योंकि मैं सैंड पार्टिकल का वेट ज्यादा होता ही नहीं है, इसका मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत बड़ा नहीं है, तभी तो मुझे अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने साफ साफ एक किलो की ईंट रख दी, अच्छा खासा प्रेशर डाल दिया, ड्राइविंग फोर्स से बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया जिससे धड़ाम से पिस्टन नीचे आया और हमको अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिखा। समझ में आया नहीं अच्छे से, अब बताओ। चलिए अब बात करते हैं कि देखो पहला पॉइंट क्या, अब डेफिनेशन बोल रहा हूं, देखो मैं डिफरेंस बताऊंगा, आराम समझना डिफरेंस। हाँ, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल में डिफरेंस बताने चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को बता रहा हूं। रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल में एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, डिफरेंस समझो। पहला पॉइंट रिवर्सिबल में, ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली लार्जर देन अपोजिंग फोर्स, दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इन रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स is slightly larger than opposing force, oh, sorry, much larger than opposing force, it is the must condition for irreversible process.
ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। आपको लगेगा हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है। ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, जबकि इन रिवर्सिबल में तुमको इक्विलिब्रियम इनिशियल स्टेट पे मिलेगा एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। एक बार जब तक पिस्टन यहां है तब इक्विलिब्रियम में, जब 1 किलो का वेट रखने के बाद यहां आ गया तब इक्विलिब्रियम आएगी, और तुमको कहीं भी इक्विलिब्रियम दिखेगी ही नहीं। यानी इन रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली इनिशियल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस से तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो और इन रिवर्सिबल में, तुमको देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस को जब तुम कंप्रेस कर रहे हो तो तुमको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा और इनफाइनाइट स्टेप लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा और इनफाइनाइट स्टेप लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्टेप लगेगा, क्योंकि भैया कभी तुम 10 पार्टिकल गिरा रहे हो, फिर 5 गिरा रहे हो पीछा, और सैंड पार्टिकल का वेट ही कितना होता है, तो धीरे धीरे पिस्टन डिस्प्लेस होगा। हाँ, दिन रात यही काम करते रहोगे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा और इनफाइनाइट स्टेप लगेगा। जबकि इन रिवर्सिबल में तुमने 1 किलो का वेट एक साथ रख दिया, धड़ाम से पिस्टन नीचे आ गया, एक बार में गैस कंप्रेस हो गई, इसका मतलब यहाँ पे फाइनाइट टाइम और फाइनाइट स्टेप लगता है कंप्लीट होने में, फाइनाइट टाइम और फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी आपकी प्रोसेस। अच्छा अगला मैं आपसे बताऊं कि बताओ वर्क डन तुमने ज्यादा कहां किया, तुमको काम ज्यादा कहां करना पड़ रहा है, तो रिवर्सिबल में तुमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है कंप्रेस करने के लिए, तो रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, तुम बताओ कितना काम कर रहे हो, 5 पार्टिकल गिरा रहे हो, फिर 10 गिरा रहे हो, फिर और 10 गिरा रहे हो, धीरे धीरे गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो वर्क डन यहाँ मैक्सिमम आता है। जबकि इन रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा काम तुमको रिवर्सिबल में करना पड़ रहा है गैस को कंप्रेस करने के लिए। अच्छा अगर मैं आपसे सच्चाई पूछूं कि बताओ अगर सच में यही काम मैं तुमको दे दूं, अगर यही काम मैं तुमको दे दूं कि बेटा जरा गैस को कंप्रेस करो, तो तुम खुद बताओ तुम किस तरह से गैस को कंप्रेस करना करना चाहोगे, रिवर्सिबल या इनरिवर्सिबल? अगर तुमको यही काम दे दूं कि बेटा गैस को कंप्रेस करना इनरिवर्सिबल, क्यों, क्योंकि अपने पास समय नहीं है बेटा ना, कौन इतना समय दिन रात यही सैंड के पार्टिकल ही गिराते रहेंगे क्या। तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ये एक आइडियल प्रोसेस होती है, और आइडियल प्रोसेस कभी भी कोई भी चीज अगर आइडियल है तो हम उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। भाई आइडियल होता है सुबह 4 बजे उठ जाना, ठीक है, कौन 4 बजे उठता है, ठीक है, सुबह उठ के प्रॉपर समय पे खाना खाना, समय पे नाश्ता करना, समय से हर चीज करना, कितना तुम कर पाते हो, जो चीज आइडियल होती है वो कभी होती नहीं, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है, जबकि रियलिटी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल प्रोसेस है। अगर करने की बात आ जाएगी ना, तुम यही वाला प्रोसेस चूज करोगे इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइडियल है, इरिवर्सिबल क्या है, रियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम होता है, इनरिवर्सिबल वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है और इनरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। ये बात तो बिल्कुल चिपका लो बेटा कि इन रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, इन रिवर्सिबल आए तो तुरंत याद करना कि सर ने 1 किलो की ईंट रख दी थी जिससे मास कांस्टेंट था, तो पिस्टन धड़ाम से नीचे आया था, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। जबकि रिवर्सिबल में कभी 10 पार्टिकल, कभी 15 पार्टिकल, कभी 20 पार्टिकल पिस्टन पे डाल रहा था, जिससे प्रेशर अलग अलग जनरेट हो रहा था। तो रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये चीज दिमाग में रखोगे तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निपटा पाओगे। आई होप आपको अब रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबको समझ में आ गया रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल अच्छे से? अब बताओ किसी को अब डाउट हो तो अब बोलो, अब मेरा टॉपिक खत्म हो गया रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल, अब आपके दिमाग में कोई डाउट बचा हो तो अब बोलो। किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझा हो, या मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो अब आप पूछ सकते हो,
अब मेरा टॉपिक हो गया रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब बेटा ऑल द साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल होती है क्या? अब इससे देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इक्वल है, तो आपका हर प्रोसेस, यस, एवरी साइक्लिक में मान लो ए से बी गए, अब बी से ए आ जाओगे, ये भी रिवर्सिबल ही कहलाएगा। ठीक है, अब बी से सी गए, सी से बी आ जाओगे तो रिवर्सिबल ही कहलाएगा। सी से ए चले गए और फिर ए से सी आ गए तो रिवर्सिबल, जैसा गए हो वैसे लौट आओगे तो रिवर्सिबल ही होगा ना बेटा। आइडियल अमित बेटा, ये सारी बातें हम आइडियल गैस पे अप्लाई करते हैं। इस चैप्टर में जो भी गैस बेटा कंटेनर में भरी जाएगी ना, सब आइडियल गैस ही मान के आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइडियल गैस ही मानी जाएगी। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कौन सी गैस नहीं बेटा, कोई भी गैस आइडियल गैस भर सकते हो। और मैंने पहले बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि ऐसा नहीं है कि कोई गैस आइडियल नहीं है, कोई गैस रियल नहीं है, हर गैस आइडियल होती है, हर गैस रियल होती है। उसको मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में, कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, कब कोई गैस आइडियल होती है, किस कंडीशन बदल दो तो वही आइडियल गैस रियल बन जाती है। तो ये सब डिस्कशन मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में बहुत अच्छे से किया है आपके साथ। ठीक है, कि कब गैस आइडियल होती है, कब रियल होती है। चलिए, यहां आपको आइडियल गैस ही भरना है। चलो, आइए अब बात करते हैं बेटा कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस कितने तरह का हो गया। तो बोलो सर आपने इसका मतलब क्या कहते हैं, आइसोथर्मल जो बेसिक प्रोसेस होता है वो चार होता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल करता हूं। एक्चुअली बताऊं तो प्रोसेस 8 तरह का हो गया, अगर साइक्लिक को अलग कर दो तो टोटल प्रोसेस 8 तरह के होते हैं। बोले सर कैसे? एक बात बताओ, एक तुमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा तुमने पढ़ा आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा तुमने पढ़ा था आइसोकोरिक, चार यही मेन होते हैं, आइसोकोरिक, और चौथा पढ़ा था एडियाबैटिक, यही है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा होता क्या है, अब आइसोथर्मल में भी दो केस बनेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इरिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। यानी हर प्रोसेस दो टाइप में होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोबारिक, इरिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। बताओ समझ में आया? चलो, अब बात करते हैं बेटा अपना, जब अगला टॉपिक आ गया तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वगैरह हमने निपटा दिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करना होगा आगे पूरी बहादुरी के साथ इन सब प्रोसेस का। अब अपने को पढ़ना है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो जो अब देखो, मैं अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बेस बताने चल रहा हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट लॉ को क्या सर बस यही पढ़ने खत्म हो गया फर्स्ट लॉ? नहीं, फर्स्ट लॉ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखोगे पहले फर्स्ट लॉ के पढ़ने के लिए शायद, फर्स्ट लॉ के पढ़ाने के लिए शायद मैं 2 लेक्चर हीट और वर्क पे निकाल दूं और एक लेक्चर इंटरनल एनर्जी पे निकाल दूं आपका, तब जाके फर्स्ट लॉ पे पहुंचूंगा। तो कहने का तो बड़ा छोटा सा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भैया क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। कि ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट बनी है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, एक एनर्जी को बस दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब 100 साल पहले जितनी एनर्जी थी
यूनिवर्स की आज भी उतनी एनर्जी है और 100 साल बाद भी उतनी एनर्जी रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म बताऊं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म होता है। अभी मैं देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं हल्का सा फील देना स्टार्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, जहां पे डेल्टा यू क्या है याद करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है टेंशन मत लेना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या है सर, ये तो हीट है, ठीक है सर। डब्ल्यू क्या है सर, ये तो वर्क डन है, ये तो वर्क डन है। यूनिवर्स में इतनी एनर्जी कहां से आई बेटा, ये आप जाके रिसर्च में पढ़ो, गूगल में खोलो और बताओ कहां से एनर्जी आ रही है। यार एनर्जी के इतने सोर्स हैं नेचर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी अर्थ पे है, विंड एनर्जी अर्थ पे है, अर्थ सन एनर्जी तुमको मिल रही है, दुनिया भर की एनर्जी है। एनर्जी के सोर्स तो बहुत है ना बेटा, लाइट से एनर्जी आ रही है तुमको, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी तुमको मिल रही है, पानी से एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पता नहीं कितनी तरह की एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है बेटा। सोर्स आपका लाइट, लाइट है, आपका फूड भी, आपका फूड खाते हो उससे भी तो एनर्जी मिलती है बेटा। एनर्जी के सोर्स तो तमाम है, ठीक है। चलो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बड़े साइंटिस्ट टाइप के लोग हो यार तुम लोग पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यू प्लस डब्ल्यू, देखो तो क्यू, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। इसका मतलब मैं अब एक लेक्चर लूंगा पहले हीट पे, कि हीट क्या होती है, पहले हीट को पढ़ाऊंगा, फिर आपको वर्क डन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर हीट पे जाएगा, एक लेक्चर वर्क पे जाएगा, मेरा पूरा 1.5-2 घंटे का। उसके बाद एक लेक्चर में इंटरनल एनर्जी पे निकालूंगा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है डिटेल में समझेंगे पूरा। उसके बाद जब ये तीनों टॉपिक को पढ़ा दूंगा तो फिर से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हल्का सा फील दे दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अरे तो पहले समझू हीट क्या होती है ये समझ लूं, वर्क डन क्या होता है ये समझूं, कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हीट कैलकुलेट की जाती है, इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब 3 टॉपिक अलग अलग बना। पहला टॉपिक किस पे पढ़ाने चल रहा हूं, पहला टॉपिक अब चलेगा मेरा हीट, अगला टॉपिक चलेगा वर्क डन, उसके बाद इंटरनल एनर्जी। जब ये तीनों टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा तब मैं फिर से आऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ाना चाह रहा हूं। अब इन तीनों को मैं एक एक टॉपिक बनाने चल रहा हूं। हीट क्या होती है उस पर एक लेक्चर लेने चलूंगा, फिर वर्क डन पे एक लेक्चर लूंगा मैं, फिर वर्क डन में हो सकता है एक से ज्यादा लेक्चर चला जाए, फिर इंटरनल एनर्जी पे, उसके बाद फिर से लौट आऊंगा फर्स्ट लॉ। क्योंकि जब तुम तीनों टर्म अच्छे से समझ जाओगे तब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्योंकि वो जो केवल इतना पढ़ लेना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, इससे केवल 10th में काम चलता है। यहाँ देखोगे फर्स्ट लॉ बहुत भयानक रूप ले लेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बढ़िया बढ़िया फर्स्ट लॉ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, हीट क्या होती है, व्हाट इज द हीट। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना कि हीट क्या होती है बेटा। हीट के बारे में बात करूं तो अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बेटा हीट जो है ना, हीट कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं होता। हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेरी बात गौर से सुनना, बिल्कुल फील लेके सुनना। हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है। हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ
एनर्जी, हीट जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। हीट खुद एनर्जी नहीं है, मेरी बात समझना। हीट इज नॉट द एनर्जी, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट। हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरी बात को सुन लेना बेटा, इतना कोई बताता उताता नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट पढ़ा देंगे, सब बाउंसर जाएगा। मैं एक एक चीज को इतना क्यों खींचता हूं, धागों को खोलने की आदत किस लिए है कि बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर बनना चाहिए। वो नहीं है कि बस तुमको बता दूं सिस्टम ने हीट दिया तो पॉजिटिव, सिस्टम ने हीट लिया तो पॉजिटिव, दिया तो निगेटिव, इतने से काम नहीं चलेगा। आप चीजों को समझो, फील लो बिल्कुल कि हीट जो है, हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। बहुत खूबसूरत बात बोल रहा हूं आपके सामने, हाँ, ठीक है? हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या हीट इज द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका है हीट, ना कि हीट खुद एक एनर्जी है। कुछ बात मेरी समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम, और ऐसा समझो कि मान लो ये सिस्टम है, मान लो बेटा ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। और अब मान लो सिस्टम का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो है 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा होगा, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, दैट एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड हीट। इसको हीट बोलते हैं। यानी सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट। यानी हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ दो, टेम्परेचर डिफरेंस छोड़ के बाकी किसी और वजह से अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। उसको बोलते हैं बेटा वर्क डन, तब उसको बोलते हैं वर्क डन। एकदम प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? कि हीट क्या है और वर्क क्या है, इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई पूछे हीट क्या है, तो आप बोलोगे साहब हीट कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है, हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी को एक्सचेंज करने का तरीका होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो रहा है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, दैट एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड हीट। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी और वजह से अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, तो दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड वर्क डन। उसको वर्क डन बोलते हैं। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? पहले इतनी बात समझा कि नहीं? हीट क्या होती है और वर्क क्या होती है, ठीक है? चलिए, टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ के बाकी किसी और वजह से अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, तो उसको वर्क डन बोलते हैं। तो अगर मैं डिफाइन कर दूं, चलिए, हीट क्या होती है बेटा? हीट, इट इज द वे ऑफ, इट इज द
way of transfer of energy, when there is a temperature difference, between system and surrounding, it is the way of transfer of energy when there is a temperature difference between system and surrounding. अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भैया यूनिट क्या होगी हीट की, भाई हीट क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है, तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वही हीट की भी यूनिट होगी, यानी जूल हो सकती है, कैलोरी हो सकती है, अर्ग हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, जूल कैलोरी अर्ग सब हो सकती, किलो जूल हो सकती है, किलो कैलोरी हो सकती है, कुछ भी, किलो जूल हो सकती है, किलो कैलोरी हो सकती है, मोस्टली जूल रहेगा आपका, यूनिट ऑफ हीट क्या होगी, जूल। अच्छा बेटा, आईयूपीएसी का एक साइन कन्वेंशन है, कि अगर सिस्टम को हीट मिल रही है, आज मैंने सुबह भी बताया था कि अगर बोलूं हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम को हीट दूंगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तो Q का साइन हम लेंगे पॉजिटिव, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तब सिस्टम की हीट घट जाएगी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तब सिस्टम की हीट क्या होगी, निगेटिव। बिल्कुल ध्यान रखना, ये आईयूपीएसी का साइन कन्वेंशन है हीट का, कि अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू का साइन पॉजिटिव रखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, और अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है सराउंडिंग में, तो सिस्टम का जो क्यू होगा वो आप निगेटिव रखोगे। और ध्यान रखना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना बेटे, मेरी बात सुनो, हम सिस्टम के लिए ही बात करेंगे, तो यहाँ जो क्यू है ना, ये सिस्टम का ही है, क्यू है। तो अगर मान लो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ प्लस क्यू रखना, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो यहाँ क्यू का साइन माइनस रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा साहब। ये सब बातें ध्यान देते रहो जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो सिस्टम की हीट निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको अब बात करूं, यहाँ पे इतनी बातें तो हो गई कि हीट क्या है आपका, तो एक टर्म आता है बेटा आप यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक किस पे चल रहा है, गैस पे, हम जो भी बात करेंगे गैस के लिए करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल सी से। ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से, जब मोलर हीट पढ़ाऊंगा तो उसको कैपिटल सी से। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टर्म में। कैपिटल सी होता है मोलर हीट कैपेसिटी, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से दिखाते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से दिखाते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है पहले समझो, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram gas, by 1 degree Celsius, यानी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है
उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। मतलब सपोज करो तुम्हारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, मान लो इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस 1 ग्राम हाइड्रोजन के टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना हीट तुम्हें इस 1 ग्राम गैस को देना पड़ेगा, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर बेटा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट का, स्मॉल सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अच्छा बताओ, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं गैस के मास को 1 ग्राम कर दूं और टेम्परेचर कितना हमको चेंज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, तो बताओ क्या C इक्वल टू क्यू नहीं आ जाएगा क्या? अगर मैं गैस के मास को 1 ग्राम कर दूं और टेम्परेचर डिफरेंस को 1 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस लाना है, तो C इक्वल टू क्यू। यानी क्या हो गया कि क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो गई? अमाउंट ऑफ हीट। कब? जब गैस के 1 ग्राम गैस के टेम्परेचर को जब 1 डिग्री सेल्सियस हमको बढ़ाना हो, तो जो भी हीट लगती है वही तो स्पेसिफिक हीट हुई ना। समझ में आया कि नहीं? समझा? 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अच्छा, अब बात आती है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रेंज क्या होती है? कहां से कहां तक रेंज होती है? तो बेटा मैं दो प्रोसेस पकड़ के इसकी रेंज आपको समझाता हूं, जरा समझो। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले लूं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? Q इंटू एम इंटू 0। और 1/0 का मतलब होता है समथिंग इनफाइनाइट, है ना? ये इनफाइनाइट हो गया। और अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पकड़ लूं, एडियाबैटिक प्रोसेस पकड़ लूं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में याद करो Q0 होता है, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो जब Q0 होगा 0 अपॉन एम इंटू टी, 0 अपॉन समथिंग यानी 0। इसका मतलब जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेंज होता है 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रेंज गैस के लिए। आइसोथर्मल में इन्फिनिटी है और एडियाबैटिक में 0, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज हो सकती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की गैस के लिए। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है गैस की, ये भी दो तरह की होती है। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। एक डिफाइन होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है। और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्मूले में कुछ मत करना, बस जो स्मॉल सी है यहां वी लगा देना, CV इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू एम इंटू डेल्टा टी, एम इंटू डेल्टा टी। ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर पे स्मॉल सी के आगे P लगा देना, CP इक्वल टू, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, M इंटू डेल्टा टी। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो तरह से डिफाइन होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये है CV। अब मेरी बात से जब बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, ये लोग इसको कैपिटल CV मान लेते हैं। अरे बेटा ये छोटा वाला C है स्पेसिफिक हीट, कैपिटल CV तो मोलर हीट होगा, कैपिटल CP ये चीज नहीं है। ये ध्यान रखना, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये स्मॉल CV स्मॉल CP है। और अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो ऊपर हो गया जूल, नीचे हो गया ग्राम, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। बताओ समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ाएंगे आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, क्योंकि गैस में मास से ज्यादा मोल इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले लेक्चर में मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, उसको कैपिटल सी पढ़ाएंगे। वो भी दो तरह का होगा, सीवी सीपी। फिर इन्हीं का रेशियो लेंगे, जिसको याद करो गामा बोलेंगे, पॉइजन रेशियो। ठीक है, हाँ यूनिट दोनों का सेम होगा, यूनिट दोनों का सेम होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। अगले फ्राइडे को जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो हीट और वर्क आपको और अच्छे से समझाएंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा, चलो बाय बेटा, बाय। हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा बेटा।